नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर से गुजर रही है। चुनावी माहौल के बीच जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी पहले से कहीं अधिक सक्रिय और निर्णायक होती दिखाई दे रही है। खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की बढ़ती सक्रियता ने इस पूरे चुनावी परिदृश्य को एक नया मोड़ दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठाती रही हैं। कभी राज्य के भीतर से तो कभी दिल्ली जाकर उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखे हमले किए हैं। उनका आरोप रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और कुछ विशेष राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। हालांकि इन आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को न केवल जारी रखा है, बल्कि इस बार कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो पहले कभी पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिला। चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व रणनीति बंगाल के लिए अपनाई है, और यह अभूतपूर्व रणनीति क्या है? केंद्रीय बलों के जवानों के लिए 75,000 लाठियों की व्यवस्था की गई है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इनको 75,000 लाठियां भेजिए, क्योंकि जो सेंट्रल फोर्सेज है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, इनके पास तो अत्याधुनिक हथियार होते हैं। लेकिन बंगाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल में तो जो भीड़ है, जो टीएमसी के लोग हैं, जो डराते और धमकाते हैं, उनको तो बस दिखाने से ही काम बन जाएगा, और एक आध बार भस दिया तो बस पूरा का पूरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये घर के शेर है। क्यों लाया गया यह लाठियां, यह भी जानना जरूरी है। दरअसल 2021 में जब बंगाल में चुनाव हो रहा था ना, तो एक जगह है शीतलकुची। वहां की घटनाओं से सबक लेते हुए ये व्यवस्था की गई कि इस बार किसी को छोड़ना नहीं है। आप जानते हैं ना कि वो ट्वीट जो चुनाव आयोग ने किया था, भय रहित, हिंसा रहित, तमाम तरीके से जो किया था, आपके मन में सवाल उठेगा कि वो शीतलकुची वाली घटना क्या है। दरअसल ये उत्तर बंगाल का शीतलकुची विधानसभा है। चौथा चरण का मतदान हो रहा था, 2021 की बात है। अब उस समय जो तो ज्ञानेश कुमार थे नहीं, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी, तो जो टीएमसी के कार्यकर्ता है ना, वो उग्र हो गए, और उग्र होते इस लेवल पे चले जाते हैं। आपने देखा कि जज को ही जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, जिंदा मारने की, लिंचिंग की व्यवस्था की गई थी। विजुअल आपने देखा होगा। आखिरकार सेंट्रल फोर्सेस को इतना मजबूर कर दिया गया कि उनको गोलियां चलानी पड़ी और 4 लोगों की हत्या हो गई थी। और ममता बनर्जी ने उसका भी फायदा उठा लिया, लोगों की भावनाओं को भड़का दी। तो अब यह उल्टा हो गया। इस बार चुनाव आयोग सतर्क है कि ना पहले अब भड़काते हैं, फिर अगर कुछ हो गया तो उसमें सिंपैथी गेन करते हैं। इस बार तो डंडे से काम चलेगा। 75,000 लाठियां, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। कहीं एक भी लाठी खरीदने बेचने की खबर नहीं आई। आपको पहले ही बताया था कि जब और जगह वोटिंग हो जाएगी बाकी राज्यों में, जिसमें अभी 3 राज्यों में हो चुकी है, बंगाल और तमिलनाडु बचा है। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद चुनाव आयोग का पूरा फोकस होगा पश्चिम बंगाल पे। अब चुनाव आयोग के पास तमिलनाडु के अलावा और कोई राज्य नहीं है। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल है, जहां पे पूरी ताकत लगानी है कि हिंसा मुक्त चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो। तो अब चुनाव आयोग का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऐतिहासिक कदम यह है कि चुनाव आयोग ने विशेष समीक्षा के लिए 2 उच्च स्तरीय टीमों को पश्चिम बंगाल भेजने का निर्णय लिया है। यह पहली बार हो रहा है जब आयोग की टीमें जिला स्तर पर जाकर चुनावी तैयारियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी। खास बात यह है कि इन टीमों में स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे, जो विभिन्न जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। इन 2 टीमों को रणनीतिक रूप से विभाजित किया गया है। एक टीम उत्तरी बंगाल के जिलों जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर का दौरा करेगी, जबकि दूसरी टीम दक्षिणी बंगाल के जिलों जैसे मेदिनीपुर, पूर्व और पश्चिम वर्धमान, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में जाकर तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस दौर का मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त हो। दरअसल पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों से घिरा रहा। ऐसे में चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहती है। यही कारण है कि आयोग ने न केवल जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ा रही है, बल्कि लगातार अधिकारियों के तबादले भी कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण गतिविधि को रोका जा सके।
अब तक राज्य में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार करीब 100 से अधिक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को इधर उधर भेजा गया है, जबकि लगभग 60 वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें डीआईजी, डीसीपी और प्रधान प्रभारी शामिल है, उनका भी स्थानांतरण किया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चुनाव के दौरान प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष रह सके और किसी भी राजनीतिक दबाव में काम न कर सके। सिस्टम जो है वह ममता बनर्जी की टीएमसी की पकड़ में ना रहे। अभी तक इनको यही फायदा होता था कि पुलिस अपनी, अधिकारी अपने, तो चुनाव अपना, पूरा सिस्टम इनका होता था। इस बार सिस्टम ही हाथ से छीनने की कोशिश है कि इनके ना अधिकारी होंगे जो ना इनके कहने पे चलेंगे और समय पड़ने पर एक्शन भी लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मतदाता सूची का सत्यापन। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया है और पहली सूची को फ्रीज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह था कि फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया जाए और केवल वास्तविक मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार मिले। खासकर घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बेहद सख्ती से लागू किया गया। अब जबकि यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव आयोग का फोकस सुरक्षा व्यवस्था पे है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और वहां विशेष निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच कुछ चौंकाने वाले मामले भी सामने आए, जिन्होंने प्रशासन की सतर्कता को और बढ़ा दिया। पूर्वी बर्धमान जिले में 7 लोगों को फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर घूमते हुए पकड़ा गया। ये लोग प्रशासनिक तंत्र में घुसपैठ कर फैसले लेने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कराया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। इसी तरह टीएमसी के एक उम्मीदवार अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन भी रद्द कर दिया गया। उन पर आरोप था कि वे एक तरह से सरकारी ठेके ले रहे थे और दूसरी तरफ चुनाव भी लड़ रहे थे, जो कि स्पष्ट रूप से हितों का टकराव है। नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले ऐसे सभी पदों और लाभों को छोड़ना होता है। ममता बनर्जी ने 21 पदों से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने नामांकन किया। आप इस तरह से सरकार से भी फायदा ले रहे हैं और साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए जब यह हुआ और पता चला कि वो तो इस तरह से बेनिफिट भी ले रहा है, तो उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो चुनाव आयोग किस तरह से सख्ती में है ममता बनर्जी के इनका जो दिल्ली में ड्रामा चला और इस तरह से इन्हें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें भगाया, क्योंकि बदतमीजी से बात कर रहे थे और कई बार कहा भी कि आप ठीक से बात करें, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। डेरेक ओब्रायन गए हुए थे तो उसके बाद उनको गेट आउट कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया और फिर इन्होंने मीडिया के सामने रोना धोना शुरू किया कि भाई हमको तो गेट आउट कर दिया गया, अब आप बदतमीजी करेंगे तो कोई भी आपको गेट आउट ही कहेगा। और यहाँ पे ये लोग ड्रामा करते रहते हैं और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। बार बार कुछ ना कुछ नया लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन इसे चुनाव आयोग इससे रुकने वाला नहीं है। अब आप अपना मुद्दा जो भी बनाते रहे चुनाव में, वह तो तुम्हारी विपक्षी पार्टी देख लेगी, लेकिन इसे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपना काम करेगी। इसलिए इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी के हाथ की बड़ी ताकत छिन चुकी है, वरना तो वह कठपुतली की तरह सिस्टम चलाया करती थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विपक्षी पार्टी कितना भी जोर लगा ले, चुनाव तो इन्होंने ही जीतना होता था। वो पहले ही तय होता था कि चुनाव यही जीतेंगी, या फिर जब सालों साल की सत्ता हो जाती है तो कोई और व्यक्ति आए जो खुद भी सिस्टम का गुलाम हो जाए, लेकिन वो सिस्टम उसके पीछे चल रहा हो तो वो जीतता है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये हिंसा का सिस्टम बनाया, पूरी अधिकारियों पुलिस पे कब्जे का ये पूरा सिस्टम बनाया, जिसको बाद में ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया और अब वो भी सत्ता का आनंद लेती रही। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस चुनाव को लेकर काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हो चुकी है और आगे भी कई रैलियां प्रस्तावित है। इसके अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता भी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी को इस बार कई मोर्चों पे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भाजपा का आक्रामक चुनाव प्रचार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, वामदल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी पहले के मुकाबले अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है।
इसके अलावा ईडी, राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की सख्ती ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। इन सभी परिस्थितियों के बीच ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति भी बदलती नजर आ रही है। वे लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पे हमला बोल रही है और अपने समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि उनके खिलाफ एक संगठित साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी इस बार केवल विपक्षी दलों से नहीं लड़ रही है, वे एक ऐसी त्रिआयामी चुनौती का सामना कर रही हैं जो उन्होंने पिछले एक दशक में नहीं देखी। ईडी, एनआईए और ईसी का शिकंजा उनके मंत्रियों और अधिकारियों पर कसता जा रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दल, ओवैसी की एआईएमआईएम और आईएसएफ जैसे दल इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार संसाधनों और रणनीति के मामले में टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है। ममता बनर्जी की बौखलाहट और उनके भाषणों में चुनाव आयोग पर हमले इसी दबाव का परिणाम है। बंगाल का यह चुनाव केवल यह तय नहीं करेगा कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या बंगाल में भविष्य के चुनाव बिना हिंसा के संभव है। चुनाव आयोग की यह जिला स्तरीय घेराबंदी ममता बनर्जी की उस कठपुतली तंत्र को तोड़ने की कोशिश है जिसके जरिए वे अब तक सत्ता का आनंद लेती रही हैं। आगामी कुछ दिन बंगाल की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले हैं। क्या ममता दीदी अपनी दीदी वाली छवि और संगठन के बल पर इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी या चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखेगी? ये तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि बंगाल में व्यवस्था पहले जैसी नहीं रहने वाली। हालांकि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए एक टेस्ट केस साबित हो सकता है, जहां यह देखा जाएगा कि क्या चुनाव वास्तव में पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकता है या नहीं। यदि चुनाव आयोग अपने प्रयासों में सफल रहता है तो यह न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, प्रशासनिक निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की भी परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस परीक्षा में कौन कितना सफल होता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।